नमस्कार बहनों, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम एक बार फिर बिना किताब पढ़े परीक्षा की तैयारी कराने के लिए एक वीडियो लेकर आपके पास हाजिर हूँ। इससे पहले कि आप हमारे वीडियो को देखें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहें। वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर दें। तो आइए, इससे पहले भी मैंने इसकी तैयारी के लिए 2-3 पार्ट में वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। तो आइए, आज जो हम बात करेंगे, आज जो हम बताएंगे वो नमूना पत्र पर। इससे पहले भी मैंने बताई थी कि किस तरह से तैयारी करना है और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन। तो आज मैं उसी नमूना पत्र को लेकर एक बार आपके पास हाजिर हूं कि किस तरह से हमारे प्रश्न पत्र आएंगे। सेविका बहन को तैयारी अभी से ही कर लेना है। तो चलिए, आज हम चलते हैं उस नमूना पत्र की ओर। तो आइए देखते हैं नमूना प्रश्न। जिस तरह मैंने बताई थी कि पूर्णांक 100 अंक के होंगे, समय 3 घंटे रहेंगे। तो ये समय 3 घंटे हैं और आपके पास 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ, जिसका कि जवाब दिया रहेगा 4 जवाब, जिसमें सही जवाब में आपको निशान लगाने हैं। तो आइए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है। याद रखिएगा, पोषण मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि होती है। याद रखिएगा, बाल्यावस्था की अवधि जो होती है वो 3 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है, लेकिन यहाँ जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था लिखा हुआ है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो 3 से 6 वर्ष के होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में कि आंगनबाड़ी केंद्र को कहा जा सकता है। कहा जा सकता है नहीं, कहा जाता है। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र बोलते हैं, किसी राज्य में बालवाड़ी बोलते हैं, किसी राज्य में पूर्वशाला केंद्र बोलते हैं और कहीं किंडरगार्टन के नाम से आंगनबाड़ी केंद्र जाना जाता है। तो आंगनबाड़ी केंद्र को कहा जा सकता है, इसका मतलब है उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा पारंपरिक पूरक आहार है। पारंपरिक मतलब परंपरा से ऊपर से ही चला आ रहा है। तो देखिए, खिचड़ी जो है पारंपरिक पूरक आहार है। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। यहाँ हमारी बहन कंफ्यूज हो जाती है कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, यानी क्या गलत, सही नहीं है, गलत है। कौन गलत है, इस पर हमको ध्यान देना है। तो वृद्धि शारीरिक होती है, सही बात है, वृद्धि शारीरिक होती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी उसका हम मात्रा वजन करते हैं। वृद्धि मापनीय होती है, यानी कि उसको हम मापते हैं, लंबाई को, लंबाई और वजन दोनों लेते हैं। और यहाँ वृद्धि मात्रात्मक का मतलब हो गया वजन, अब मापनीय का मतलब हो गया लंबाई। तो इसमें सही जवाब है वृद्धि जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि जीवन प्रयत्न नहीं चलती है, यह एक समय सीमा के साथ रुक जाती है। तो यहाँ कौन नहीं है, तो क्या नहीं है कि वृद्धि जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, ये सही नहीं है। आगे चलते हैं कि परिपक्वता, वातावरण, प्रेरणा, सभी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भाषा जो है उसमें अंगों की परिपक्वता भी होनी चाहिए, वातावरण भी होनी चाहिए और प्रेरणा, यानी कि इसका आंसर सभी। सही जवाब है सब सही। गर्भावस्था में लगाया जाने वाला टीका है। याद रखिएगा, इसका सही जवाब है टिटनस। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। मैंने बार बार कह रही हूँ कि मैं बिना किताब पढ़े इसकी तैयारी करा रही हूँ।
तो आपको सारे चीज की जानकारी इस ऑप्शन में भी निकाल कर मैं आपको दूंगी, एक नया सवाल नया जवाब। तो आइए हम फिर उसमें भी दे देते हैं। गर्भावस्था में लगाया जाने वाला टीका टिटनस का टीका होता है। जो हमारी सभी बहनें आंगनबाड़ी केंद्र पर काम करती हो तो उन्हें टीका की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। आइए हम यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है। एक है बीसीजी का ऑप्शन है, बीसीजी का टीका। तो याद रखिएगा, बीसीजी का टीका बच्चे के जन्म लेने के बाद तुरंत लगाया जाता है। चेचक का टीका, चेचक का टीका जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र पर 90 महीने, जिसे हम खसरा कहते हैं, खसरा का टीका मिजिल्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो मिजिल्स का टीका बच्चे के 9 महीने पूरा होने के उपरांत लगाया जाता है। ऑप्शन ग है टिटनस का टीका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि गर्भावस्था के दौरान टीटी के 2 टीके लगाए जाते हैं। देखिए ऑप्शन 4 घ में दिया हुआ है हेपेटाइटिस का टीका। तो हेपेटाइटिस का टीका पेंटावायलेट के साथ बच्चे को जब 1.5 महीने के होते हैं तब लगाए जाते हैं, उसके बाद 3.5 महीने के होते हैं तब भी लगाए जाते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। 27वां अवस्था की अवधि क्या है? पिछले क्वेश्चन में मैं बताई थी आपको 27वां अवस्था, उसके बाद बाल्यावस्था शुरू होती है। तो 27वां अवस्था की जो है अवधि है जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष को 27वां अवस्था माना जाता है। उस समय हम बच्चे को शिशु बोलते हैं। अगला प्रश्न है दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। आप किसे दृश्य, दृश्य मतलब देखना होता है, किसी चीज को देख, श्रव्य माने सुनना, माने देख और सुन दोनों सकते हैं, ऐसे सामग्री का उदाहरण है। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन में है टेलीविजन, रेडियो, कैसेट, टेप रिकॉर्डर। तो आप देखिए कि टेलीविजन को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। रेडियो को हम सिर्फ सुन सकते हैं। टेप रिकॉर्डर में सिर्फ बजाकर हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, और कैसेट में भी वही स्थिति है। तो सही ऑप्शन है टेलीविजन। याद रखिएगा। देखिए समझने की जरूरत है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। फिर से एक बार मैं बता दूं कि प्रश्न है दृश्य श्रव्य, यानी देखना, श्रव्य में सुनना। देखना और सुनना दोनों सामग्री का उदाहरण है, माने देखना और सुनना दोनों काम जिस सामग्री से हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है टेलीविजन। चिंतन एक प्रकार की प्रक्रिया है। ऑप्शन है संवेगात्मक, ज्ञानात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक। तो चिंतन उसे ही होता है जिसे ज्ञान होता है, इसलिए चिंतन एक प्रकार की ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। केंद्र के भवन के कमरों में दिव्यांग बच्चों के आने जाने के लिए उपयुक्त है। दिव्यांग बच्चे को आने जाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन में। ये नॉर्मल प्रश्न है जो कि हर कोई बिना कुछ पढ़े भी बता सकते हैं। सीढ़ी, संकरे लिखना चाहिए था, संकरे रास्ते मतलब कम जगह वाले, सपाट मार्ग, छोटे दरवाजे। तो दिव्यांग बच्चे हैं इसलिए उन्हें सही ऑप्शन है सपाट मार्ग, क्योंकि उसी पर उन्हें सुविधा होगी चलने में। आइए अगले प्रश्न पे। पर्यवेक्षण को सर्वाधिक माना गया है। सकारात्मक, नकारात्मक, दोनों, कोई नहीं। पर्यवेक्षण जो है वो सकारात्मक है। अगला प्रश्न, समाज कल्याण विभाग बिहार का गठन हुआ था। याद रखिएगा 20 मार्च 2007 को। इसका मैं सारा ऑप्शन नहीं बोलूँगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर दिमाग में नहीं रहेगा कि इसका सही क्या था। इसलिए एक ही प्रश्न का उत्तर सुनिएगा
तो आपके दिमाग में वो आ जाएगा सही से। याद रखिएगा, समाज कल्याण विभाग बिहार का गठन 20 मार्च 2007 को हुआ था। डीपीटी के टीके के माध्यम से प्रतिरक्षा दी जाती है। डीपीटी के माध्यम से डिप्थीरिया की प्रतिरक्षा दी जाती है। लेकिन अभी वर्तमान में अब ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे एग्जाम में, तो आपको डिप्थीरिया लिखना है, लेकिन अभी डीपीटी के बदले पेंटावायलेट दिया जा रहा है। अगला प्रश्न, भाषा विकास का एक चरण है। भाषा विकास जब होता है तो बच्चे रोने भी लगते हैं, चिल्लाते भी हैं, बबलाना भी होता है, यानी कि भाषा विकास का एक चरण है सभी। इसका जवाब होगा सभी। भाषा का जब बच्चे में विकास होता है तो पहले बार वो क्या करते हैं, आवाज निकालते हैं, बलबलाते हैं, कभी चिल्लाते हैं, रोते भी हैं। इस तरह धीरे धीरे वो बोलना भी शुरू करते हैं, इसलिए ये सारे चरण उसमें आएंगे। देखिए 15 प्रश्न आपका पूछा गया, हम पहले भी बताए थे। 15 प्रश्न जो होगा उसका आंसर आपको दिया रहेगा जवाब, उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि सही जवाब कौन होंगे। लेकिन उसके बाद जो होगा 6 प्रश्न आपका देखिए कैसे लिखा रहेगा कि अति लघु तरीय प्रश्न, माने बहुत छोटा जवाब देना है आपको। निम्नलिखित में से 6 प्रश्नों का उत्तर लिखिए, यानी आपको मात्र 6 का ही जवाब देना है। प्रश्न आपके, तो आइए हम सारे प्रश्नों को हल कर लेते हैं। परीक्षा में आपको मात्र 6 ही प्रश्न का जवाब देना होगा। तो पहला प्रश्न है, ECCE का पूरा नाम क्या है? ई ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। याद रखिएगा, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगर इंग्लिश में दिया रहेगा तब, अगर हिंदी में इसका लिखना है तो आप लिखिएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ECC का पूरा नाम क्या है? ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। या अगर हिंदी में आपको जवाब देना है तो लिखिएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये हमें पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ECCE का पहले भी आप लोग ट्रेनिंग कर चुकी हैं, इसलिए उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न 2 में देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे द्वारा किए जाने वाले 2 रचनात्मक कार्यों को बताएं। बच्चे के द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी आंगनबाड़ी केंद्र पर जो आप 2 कार्य, ऐसा कार्य बताइए। बहुत सारे। बाल्यावस्था काल को बचपन कहते हैं। याद रखिएगा, बचपन शब्द से क्या समझते हैं, तो बाल्यावस्था काल को बचपन कहते हैं। अगला प्रश्न, विकास एवं वृद्धि किसे कहते हैं? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि से आशय शारीरिक एवं व्यावहारिक परिवर्तन से है। अगला प्रश्न, विकास के विभिन्न क्षेत्रों का नाम लिखिए। विकास के विभिन्न क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ विकास होता है, तो विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक होता है। याद रखिएगा, विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक होता है। अगले प्रश्न, बच्चे से नाटक से बच्चों में किस प्रकार का विकास होता है? बच्चों के विकास में नाटक की अहम भूमिका होती है। यह बच्चों को खोज और अधिगम की ओर ले जाता है एवं कल्पना को बढ़ावा देता है और सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और भाषा कौशल विकसित करने में मदद करता है। औपचारिक शिक्षा की 2 विशेषताएं को बताएं। शिक्षा 2 प्रकार के होते हैं, एक अनौपचारिक,
एक औपचारिक। याद रखिएगा, अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो कहीं भी दी जा सकती है, किसी समय दी जा सकती है। यानी आंगनबाड़ी केंद्र पर जो छोटे बच्चों को देते हैं हम लोग 3 से 6 वर्ष के, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। जबकि औपचारिक शिक्षा जो है वो शिक्षा की पद्धति पाठ्य पुस्तकें होती है। शिक्षा के समस्त उपकरण पहले से ही निश्चित होता है। यानी औपचारिक शिक्षा की दो विशेषताएं हमको लिखना है। तो एक होगा औपचारिक शिक्षा की पद्धति पाठ्य पुस्तकें होती है। दूसरा, शिक्षा के समस्त उपकरण पूर्व से ही निश्चित होते हैं। जैसे औपचारिक शिक्षा स्कूल में दिया जाता है, उसका उपकरण सही में निश्चित होता है, जैसे पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं, बुक निश्चित होते हैं। इसलिए मैंने कहा, एक बार फिर से सुन लीजिए, औपचारिक शिक्षा की दो विशेषताएं बताएं। जो प्रश्न है मैं उतना ही उत्तर बताऊंगी। औपचारिक शिक्षा की पद्धति पाठ्य पुस्तकें होती है। शिक्षा नंबर 2, शिक्षा के समस्त उपकरण पूर्व निश्चित होते हैं। अगला प्रश्न, थीम के माध्यम से बालकों का परिचय किससे करवाया जाता है? यहाँ है कि थीम के माध्यम से बच्चे का परिचय किससे करवाया जाता है। तो थीम के माध्यम से बच्चे का प्रारंभिक अधिगम एवं शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है। यानी उनका जो है अधिगम और शिक्षण से परिचय करवाया जाता है। ECCE केंद्र पर अधिगम सामग्री का भंडारण किस प्रकार करना चाहिए? तो देखिए, अधिगम सामग्री जो है उसका भंडारण किस प्रकार करना चाहिए। पहले इस क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं आपको क्वेश्चन नंबर 9 कि अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हो। पहले समझोगे तब तो भंडारण कैसे होगा जानोगे। तो अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं? तो अधिगम सामग्री का मतलब होता है वह उपकरण जिनका उपयोग कर बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास किया जा सके। जैसे पुस्तक अधिगम सामग्री में आ गया। आउटडोर और इंडोर दो तरह के अधिगम सामग्री होते हैं। जैसे कुछ खेल के माध्यम से सिखाया जाता है और कुछ पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, जो कि हम अंदर में रखते हैं, स्कूल में होता है, और कुछ स्कूल से बाहर मैदान में होते हैं। चलिए, इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा, अधिगम सामग्री का मतलब होता है वह उपकरण जिनका उपयोग कर बच्चे को का शारीरिक और मानसिक विकास किया जा सके। देखिए, अब अधिगम सामग्री से का मतलब आप समझ गए। तब अब हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 8। ECCE केंद्र पर अधिगम सामग्री का, ECCE केंद्र यानी आंगनबाड़ी केंद्र पर ही ECCE की शिक्षा दी जाती है। सामग्री का भंडारण किस प्रकार करना चाहिए? तो आपको पता है कि छोटे बच्चों को खेलने के लिए बॉल, कलर, क्ले, यही सब होती है। तो इसका हम भंडारण किस प्रकार करेंगे? तो याद रखिए, वस्तु को उचित स्थान पर रखना है, प्रयोग में सावधानी बरतनी है तथा समय समय पर साफ सफाई करते रहना चाहिए। याद रखिएगा फिर से कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि वस्तु को उचित स्थान पर रखना चाहिए, प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए तथा समय समय पर साफ सफाई करते रहना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, प्रगति पत्रक क्या है? प्रगति पत्रक में केंद्र के बच्चों के संज्ञानात्मक प्रगति के साथ साथ उसकी पूरी व्यक्तिगत विवरणी, टीकाकरण की स्थिति, सारी जानकारी भरी जाती है। प्रगति पत्रक बहुत दिन पहले आंगनबाड़ी केंद्र पर मिला था, शायद 2018 या 17 में ही, अब मिलता नहीं है उस समय। लेकिन क्वेश्चन में अभी आपका दिया हुआ है प्रगति पत्रक क्या है, तो जान लीजिए। प्रगति पत्रक में केंद्र के बच्चों के संज्ञानात्मक प्रगति के साथ साथ उसकी पूरी व्यक्तिगत विवरणी,
टीकाकरण की स्थिति की जानकारी भरी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगला पार्ट लेकर मैं बहुत ही जल्द आपके सामने आ रही हूँ। लेकिन याद रखिएगा कि इस वीडियो को बार बार सुनना होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और आंसर जो है वो बड़ा टाइप का है। और इससे पहले मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जवाब दी थी, बताई थी, लेकिन इसमें थोड़ा है, इसलिए जिसको आप नहीं समझेंगे उसे 2 बार सुनेंगे। और अगर मेरे द्वारा जो ये बनाया गया है वीडियो, उसमें आपको कहीं कमी लगे तो भी कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।